हेलो क्लास। चलिए आज हम लोगों का जो क्लास है ना, जो आपका सेकेंड वाला जो क्लास अब तक आप लोगों का चल रहा था संविधान, ठीक है, उसमें आज बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ विषय का, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, उसको हम लोग अब टॉपिक वाइज, ठीक है, कैसे तो टॉपिक वाइज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं चीज़ें किस तरीके से आगे चलती हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये जो है आपके सीजी व्यापम है ना, जो आपका सीजी व्यापम को क्या है, डेडिकेटेड क्लास है। और साथ ही आज छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना है, ठीक है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की जो ठीक छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना से संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग आज करेंगे। तो देखिए चलिए देखिए हमारे पास जो है ना महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो एमसीक्यूज फॉर्म में जो श्रृंखला है ना, जितने प्रश्न हैं जैसे कि 100 प्रश्न 200 प्रश्न, तो याद रखिएगा इसमें सब में ऑप्शन जैसे कि आपके छत्तीसगढ़ में जो देता है 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन वो है, लेकिन मैं पांचों ऑप्शन को आपको बताऊंगा, फिर उत्तर को आपको बताऊंगा। तो वहाँ क्या होंगी कि समय जो है ना, समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम लोग जो फ्रूटफुल चीज़ें हुए है ना, जहाँ से जो डायरेक्ट चीज़ें हैं है ना, जो सही तरीके से होती है, मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, प्रश्न लूँगा और प्रश्न से आपको उत्तर बताऊँगा, ठीक है। और जो ऑप्शन वाली बहुत सारी चीज़ें हैं उसको हम लोग डिक्लाइन करेंगे कि एक है ना, जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया है उसके साथ मैं आपको 4 ऑप्शन बताता हूँ, एक उसका उत्तर रहेगा, तो अलग अलग चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो इस चीज़ों को आप थोड़ा सा रटने टाइप से है ना, क्योंकि पेपर में याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ प्रायद्वीप है ना, छत्तीसगढ़ जो है भारत के कौन से हिस्से का भाग है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना में हम लोग पूछा गया है कि छत्तीसगढ़, ठीक है, कौन से क्षेत्र का भाग है, ठीक है। छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र का भाग है इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ जो है संरचना के हिसाब से कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की संरचना जो है ये छत्तीसगढ़ किसका भाग है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा प्रायद्वीपीय भारत का, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ का जो भूगर्भिक संरचना है ये किसका भाग है, तो आपको याद रखना है प्रायद्वीपीय भारत का, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का इसका मतलब क्या है, ठीक है। भारत का जो दक्षिण भारत का आप हिस्सा जानते हैं है ना, भारत में दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत में मतलब छत्तीसगढ़ का नीचे का क्षेत्र, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना है ना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ठीक है, यहाँ की जो भूगर्भिक संरचना है, ठीक है, यहाँ की मिट्टी, चट्टाने, ठीक है, प्लेट्स जिस तरीके की हैं, इसकी जो है ना, उसकी जो गुणधर्म है वो छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना से बहुत ज़्यादा क्या होता है, मिलता जुलता है। इस कारण छत्तीसगढ़ को प्रायद्वीपीय भारत का मतलब दक्षिण भारत का हिस्सा कहा जाता है, ठीक है। और ठीक है, अब इसके बारे में पूछा गया है कि जो लैंड है, छत्तीसगढ़ की जो भूमि है, ठीक है, ये किसकी हिस्सा है ना। तो याद रखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है, आर्कियन सेल समूह की हिस्सा है, ठीक है, या धारवाड़ चट्टान का हिस्सा है। तो आपको याद रखना है प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, किसका, तो प्राचीन गोंडवाना लैंड का, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना, जो भूगर्भिक संरचना में प्राचीन गोंडवाना, ठीक है, प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है, प्राचीन गोंडवाना लैंड का ये क्या है, तो हिस्सा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्कियन सेल समूह, ठीक है, कि आर्कियन सेल समूह का दूसरा नाम क्या है, या आर्कियन सेल समूह को और दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो आर्कियन सेल समूह है, ठीक है, आर्कियन सेल समूह इसको आद्य महाकल्पी सेल समूह के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है, आद्य महाकल्पी सेल समूह, ठीक है, सेल समूह के नाम से पुकारा जाता है। देखिए ये जितनी भी चीज़ें हैं है ना, इसको हम लोगों ने छत्तीसगढ़ राजभाषा के आयोग के जो सदस्य हैं श्री गीतेश कुमार अमरोहित जी, उनके है ना उनके जो पुस्तक है ना, चूँकि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के क्या हैं,
सदस्य हैं, तो ये पुस्तक का क्या मानकीकरण को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो उनके पुस्तक से इन सब चीज़ों का नोट्स हमारे द्वारा तैयार किया गया है ना, प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की गई है और ये चीज़ें आपको वहीं से प्राप्त होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और आर्कियन सेल समूह को आपको याद रखना है, सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह है। ठीक है, आर्कियन सेल समूह के बारे में आपको याद रखना है कि सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह है। ठीक है, आर्कियन सेल समूह के बारे में याद रखना है आपको कि सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके अगले प्रश्न को। ठीक, चलिए इसके बाद पूछा गया है कि महानदी घाटी की कौन सी भूमि आर्कियन सेल समूह से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि महानदी घाटी से कौन सी भूमि इस सेल समूह से संबंधित है। ठीक है, महानदी घाटी में इस सेल समूह से कौन सी, ठीक है, कौन सी भूमि संबंधित है, तो आपको याद रखना है। चलिए गाइस, है ना, बीच में आपका वीडियो क्या हो गया था, स्टक हो गया था। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग जो सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के जो सदस्य हैं, नाम है डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोहित, उनके पुस्तक से, ठीक है, जो इनकी थ्योरी वाली जो बुक्स है, वहाँ से हम लोगों ने क्या किया, अभी क्वेश्चन निकाले हैं और उसी के हिसाब से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और पेपर में आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद पूछा गया है कि महानदी घाटी में आर्कियन सेल समूह का विस्तार आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए आपका प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि महानदी घाटी के, है ना, कौन से क्षेत्र में जो आर्कियन सेल समूह है इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो आपको याद रखेंगे जो उच्च सीमांत भूमि है। ठीक है, उच्च सीमांत भूमि, ठीक है, उच्च सीमांत भूमि के क्षेत्र में आपको, ठीक है, महानदी घाटी की, ठीक है, महानदी घाटी के उच्च सीमांत भूमि में आपको आर्कियन सेल समूह का विस्तार जो है देखने को मिलता है। साथ ही में इसी में याद रखेंगे कि बस्तर पठार का अधिकांश क्षेत्र भी, ठीक है, बस्तर पठार, ठीक है, बस्तर पठार का अधिकांश क्षेत्र भी आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, बस्तर पठार का अधिकांश क्षेत्र भी, ठीक है, बस्तर पठार का अधिकांश क्षेत्र भी आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया था कि महानदी घाटी का कौन सा क्षेत्र आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है उच्च सीमांत भूमि और साथ ही बस्तर पठार, है ना, और साथ ही याद रखेंगे बस्तर पठार का अधिकांश क्षेत्र भी, है ना, किसके अंतर्गत आता है, तो आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, डोंगरगढ़ के आसपास जो ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है उसका रंग क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे कि डोंगरगढ़ के आसपास, ठीक है, ठीक है, डोंगरगढ़ के आसपास की जो पहाड़ी है उसका रंग क्या है। तो सबसे पहले याद रखना, ये डोंगरगढ़ के आसपास भी आपको आर्कियन जो सेल समूह की चट्टानें हैं वो दिखती हैं और इसका रंग आपके पास ऑप्शन में यहाँ पे है, ठीक, जो गुलाबी रंग होगा वो सही होगा। क्या, तो गुलाबी रंग। ठीक है, डोंगरगढ़ के आसपास की पहाड़ी का रंग कौन सा है, तो ये बताया गया है कौन सा होगा, तो गुलाबी रंग। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए जो चिल्पी घाटी की सेल है ना, कौन सी सेल है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, जो चिल्पी घाटी है उसमें कौन सा सेल समूह है, इसके बारे में आपको अगला प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेंगे चिल्पी घाटी में आपको निस सेल देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे आप चिल्पी घाटी में, कहाँ, तो चिल्पी घाटी में। ठीक है, चिल्पी घाटी में आपको निस सेल देखने को मिलता है। ठीक है, चिल्पी घाटी में आपको निस सेल जो है देखने को मिलता है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। ठीक है, और पूछा गया है इसमें कि इस चट्टान में जो आर्कियन सेल समूह में, ठीक है, आर्कियन सेल समूह में कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है, आर्कियन सेल समूह में कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं, इसमें देखिएगा
आर्कियन सेल समूह में जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ याद रखेंगे ग्रेनाइट की चट्टान, ठीक है। अगला है फेलस्पर की चट्टान, इसी में आगे देखते हैं क्वार्टज की चट्टान, है ना, ये आपको आर्कियन सेल समूह में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आर्कियन सेल समूह के बारे में। आपको याद रखना है कि ये जीवाश्म रहित सेल है। क्या है? तो जीवाश्म रहित सेल समूह है, ठीक है, जीवाश्म रहित सेल समूह है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखें। देखिए आर्कियन सेल समूह के बारे में हम लोगों ने कुछ चीज़ों को पढ़ा, है ना, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि छत्तीसगढ़ की इसकी संरचना के आधार पर छत्तीसगढ़ जो है क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा होता है। साथ ही छत्तीसगढ़ का जो लैंड है, भूमि है, वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है। आर्कियन सेल समूह के बारे में आपको याद रखना है कि आर्कियन सेल समूह को आद्य महाकल्पीय सेल समूह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा आर्कियन सेल समूह जो है सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह है, ठीक है। आर्कियन सेल समूह क्या है? तो सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह है। इसी में आप आगे आएंगे तो आपको दिखेगा कि आर्कियन सेल समूह का अगर महानदी घाटी में विस्तार देखेंगे तो कहाँ है? तो याद रखना है उच्च सीमांत भूमि में। साथ ही आर्कियन सेल समूह का विस्तार आप जब देख पाते हैं तो बस्तर पठार क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। और आर्कियन सेल समूह से ही संबंधित है डोंगरगढ़ का जो पहाड़ी का इलाका है, और उसका रंग आपको से पूछा गया तो आपको याद रखना है रंग जो है गुलाबी रंग का होता है। चिल्पी घाटी, है ना, कौन से सेल समूह से निर्मित है? तो आपको याद रखना है नील सेल समूह क्या होती है वहाँ निर्मित है। उसी प्रकार आर्कियन सेल की चट्टानों में आपको ग्रेनाइट, फेलास्पर और क्वार्टज क्या है प्राप्त होता है। साथ ही जीवाश्म रहित सेल समूह है आर्कियन सेल समूह, ये आपको याद रखना है। देखिए इतनी चीज़ें हो गई आर्कियन सेल समूह के बारे में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आर्कियन सेल समूह के बाद, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपको दूसरा देखने को मिलता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। आर्कियन सेल समूह के बाद छत्तीसगढ़ में आपको दूसरा जो देखने को मिलेगा वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्या? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। चलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें में आप देखते हैं, ठीक है, इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग अब यहाँ से देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया हम लोग क्या करते हैं टॉपिक वाइज, है ना, टॉपिक वाइज, ठीक है, हम लोग प्रश्नों जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपको याद रखना है, ठीक है, जो आर्कियन चट्टानें इसके पहले हम लोग पढ़े, ये क्या है? सबसे पुराना है, ठीक है। आर्कियन सेल समूह क्या होता है? सबसे पुराना है ना, प्राचीन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्राचीन कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह है, ठीक, सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह है आर्कियन सेल समूह। इसके बाद आप जब धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखते हैं तो देखिए ये बना किस प्रकार है? तो ये आर्कियन के जो नीस और शिष्ट हैं उसके अपर्दन से बना है, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों आपको याद रखना है आर्कियन के, किसके? तो इसके पहले जब उन्होंने पढ़ा आर्कियन सेल समूह के नीस और शिष्ट के अपर्दन से बना है, ठीक, और शिष्ट के अपर्दन से ये बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न आपका था कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? तो आपको याद रखना है आर्कियन सेल समूह के नीस और शिष्ट के अपर्दन से बना है। अब देखिए इसका हम लोग छत्तीसगढ़ में विस्तार देखते हैं, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा 3 सीरीज में देखने को मिलता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का छत्तीसगढ़ में विस्तार आपको 3 सीरीज में देखने को मिलता है। कितने? तो 3 सीरीज में, ठीक है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसका विस्तार आपको छत्तीसगढ़ में 3 सीरीज में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए पहले आपका देखते हैं दुर्ग संभाग में, ठीक है। पहला आपका है दुर्ग संभाग में। ठीक है, तो आपका प्रश्न है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों की कितने सीरीज छत्तीसगढ़ में दिखते हैं? तो आपको याद रखना है 3 सीरीज। कितने सीरीज? तो 3 सीरीज, जिसमें एक आपको याद रखना है दुर्ग संभाग, ठीक है। दुर्ग संभाग में, ठीक है, दुर्ग संभाग में जो इसका क्षेत्र है वो कौन है? तो आपको याद रखना है चिल्पी घाटी सीरीज, ठीक है। दुर्ग संभाग में चिल्पी घाटी सीरीज क्या है? इस क्षेत्र में इसका विस्तार है।
अगला आप देखते हैं रायपुर संभाग के अंतर्गत इसका विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। रायपुर संभाग के अंतर्गत इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है और ये मिलता है सोना खान सीरीज में। कहाँ तो जो सोना खान याद है कुछ, ठीक है, सोना खान है ना, जमींदारी वाला क्षेत्र है ना, इसके संबंधित बहुत सारी क्लास हमारे द्वारा लिया गया भी है, तो ठीक है, आप उन क्लासों से सोना खान के बारे में जान सकते हैं, ठीक। और इसके बाद जो आपका अगला क्षेत्र है याद रखेंगे बस्तर क्षेत्र, ठीक। अगला क्षेत्र कौन सा है तो याद रखना है बस्तर क्षेत्र, और बस्तर क्षेत्र में आप याद रखेंगे लोह अयस्क सीरीज, ठीक है। क्या तो लोह अयस्क सीरीज, यहाँ से ये चीज़ें क्या है संबंधित हैं, ठीक है। लोह अयस्क सीरीज ज़्यादातर इसको याद रखेंगे बीजापुर के आसपास का क्षेत्र है ना, जो बीजापुर जिला है उसके आसपास का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये उसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। ये हो गया किस तरीके का विस्तार, संभाग वाइज हो गया। अब इसको हम लोग कुछ जिले वाइज विस्तार में देखते हैं, ठीक है, और साथ ही उसका प्राकृतिक विभाजन करते हैं, ठीक है। इसका हम लोग कुछ जिलेवार विस्तार भी देखते हैं, किसका तो धरवाड़ क्रम की चट्टानों का, और साथ ही प्राकृतिक विभाजन भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो आर्कियन सेल समूह के बाद आया धरवाड़ क्रम की चट्टानें, इसका है ना विस्तार आप देखेंगे तो प्राकृतिक विस्तार है ना, प्राकृतिक विस्तार और जो जिले वाइज विस्तार है दोनों को एक ही तरीके से हम लोग इसमें क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक हो गई। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका विस्तार जो प्राकृतिक है, ठीक है, क्या है तो प्राकृतिक विस्तार, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे जिले के अनुसार देखते हैं। प्राकृतिक विस्तार क्या है तो जिले के अनुसार हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो पूर्वी बघेलखंड का इलाका है, ठीक, पूर्वी बघेलखंड, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का इलाका जो है ये आपको यहाँ पे क्या होता है तो देखने को मिलेगा, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड का इलाका आपको देखने को मिलता है। चलिए क्या इसका मैं फिगर पॉइंट आउट कर दूँ क्या, पूर्वी बघेलखंड का जो इलाका है इसका, देखिए इतनी चीज़ें हैं, ठीक है, और एक फिगर बना दूंगा तो चलो ठीक है, फिलहाल इसको आप अभी पढ़ लो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इन सब चीज़ों को एक फिगर में क्या करूँगा मैं, ठीक है, उन सबको वहाँ पे नोटेट करेंगे हम लोग, ठीक है, पॉइंट वाइज पे उसको नोट करेंगे। उसके बाद कुछ जरूरी चीज़ें होंगी उसको हम लोग क्या करेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जो है प्रश्न जो है ना हमारे द्वारा भी बनाया गया है, तो इन सब चीज़ों में, ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से बीच में चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पूर्वी बघेलखंड में आपको याद रखना है जो बलरामपुर के आसपास का क्षेत्र होता है। देखिए इसका मैं संभाग वाइज क्या होता है फिगर बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि ठीक है इस तरीके का, और यहाँ पर आपको पता है बलरामपुर जिला आपका है, ठीक है, यहाँ पर क्या है तो बलरामपुर जिला आपका है, ठीक, यहाँ पर आपको बलरामपुर जिला देखने को मिलता है। और इसी बलरामपुर जिले, ठीक है, पहली बात तो याद रखना है कि किसका भाग है, पूर्वी बघेलखंड का, किसका भाग है तो सबसे पहले आपको याद रखना है पूर्वी बघेलखंड का भाग है। और इसी में बलरामपुर जिले के, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड में बलरामपुर जिले में है ना, कहाँ तो बलरामपुर जिले में आपको जो वाड्रफ नगर है और रामानुजगंज, ठीक है, बलरामपुर जिले में आपको देखने को मिलता है वाड्रफ नगर, ठीक है, और रामानुजगंज। इस इलाके में आपको जो धरवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उसका विस्तार आपको है ना, प्राकृतिक विस्तार आपको देखने को मिलेगा पूर्वी बघेलखंड के क्षेत्र में, और जिला में याद रखिएगा बलरामपुर का वाड्रफ नगर और रामानुजगंज। अगला आप देखते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान में, ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान में, ठीक, छत्तीसगढ़ के मैदान कहने का मतलब यहाँ आपको देखने को मिलेगा दुर्ग संभाग, ठीक है, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग, ठीक, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग का क्षेत्र है। और यहाँ जो है इसका जो जिला है तो जिले में देखिए सबसे पहले दुर्ग है ना, कबीरधाम, ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था सोना खान, ठीक है, ये रायपुर का जो रायपुर वर्तमान बलौदाबाजार क्षेत्र का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसी में आएगा आपको बालोद, ठीक है, बालोद। देखिए पूरी तरीके से इसमें दुर्ग संभाग, ठीक है, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग के जिले इसमें शामिल हैं, ठीक है, बिलासपुर संभाग के जिस जिले इसमें क्या होते हैं तो शामिल हैं, ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा जो है दंडकारण्य वाले क्षेत्र में, है ना, तीसरा जो है दंडकारण्य वाले क्षेत्र में याद रखेंगे, ये जो है बस्तर जिले का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? तो बस्तर संभाग का क्षेत्र है ना। किसका क्षेत्र है? तो बस्तर संभाग। यहाँ पर आपको याद रखना है जगदलपुर, ठीक है, जगदलपुर क्षेत्र आप देख पाएंगे। आगे आप इसी में दंतेवाड़ा क्षेत्र को भी देख पाते हैं, ठीक है, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और मोहला, है ना, मोहला वाला हिस्सा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी का मोहला हिस्सा भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो हम लोग धरवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका जो प्राकृतिक विभाजन हम लोगों ने किया, तो पूर्वी बघेलखंड के क्षेत्र में जो बलरामपुर जिला है, बलरामपुर को वाड्रफनगर और नामर रामानुजगंज, यहाँ पर आप क्या देख पाए, यहाँ पे, ठीक है, इन क्षेत्रों में आपका धरवाड़ क्रम की चट्टानों को विस्तार आपको देखने को मिला। साथ ही छत्तीसगढ़ के मैदान वाले क्षेत्र में दुर्ग, कबीरधाम, बालोद, रायपुर संभाग के क्षेत्र और बिलासपुर संभाग के क्षेत्र में भी इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। और दंडकारण्य क्षेत्र में याद रखेंगे जगदलपुर, दंतेवाड़ा, मोहला और कुछ अन्य क्षेत्रों में, ठीक है। फिलहाल आप इतने क्षेत्रों को क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि धरवाड़ क्रम में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसके अंतर्गत जो चट्टानें हैं, है ना, चट्टानें हैं, उसके बारे में याद रखना है। नीस तो आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है, क्या दिखता है? नीस दिखता है। साथ ही क्वार्टर्स आपको भी यहाँ पे दिखेगा, है ना, साथ ही क्वार्टर्स आपको क्या होता है यहाँ पे दिखता है। और ठीक है, ये दोनों चीज़ें ही याद रखें। यहाँ मिलने के लिए माइका सिस्ट भी मिलता है, ठीक है, और कांग्लोमाइट भी मिलता है। यहाँ पर आपको चट्टाने में नीस, क्वार्टर्स, कांग्लोमाइट और माइका सिस्ट भी दिखेगा, ठीक है, माइका सिस्ट भी यहाँ पे दिखेगा। फिलहाल आप नीस और क्वार्टर जे को ही याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धरवाड़ क्रम की चट्टानों में खनिज कौन कौन से मिलते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, मैंने जैसे लोएस्क सीरीज़ के बारे में यहाँ पे आपको बताया है, तो यहाँ खनिज में आपको, है ना, खनिज में आपको लोएस्क देखने को जरूर मिलेगा, ठीक, लोएस्क देखने को आपको यहाँ जरूर मिलता है। साथ ही टीन और कोरंडम, साथ ही टीन जो है आपको इम्पोर्टेंट है, ये जो है आपको धरवाड़ क्रम की चट्टानों में देखने को मिलता है, ठीक है। और ठीक, कोरंडम आपको याद रखना है कि ये खनिजों के माध्यम में, ठीक है, खनिजों के माध्यम में क्या है, तो संपन्न है, ठीक है, खनिजों को लेकर, ठीक है, खनिजों को लेकर ये सेल समूह जो है क्या होता है, संपन्न होता है ना। संपन्न कहने का मतलब इसमें खनिजों की उपस्थिति आपको देखने को मिलती है। किस तरीके के खनिजों की होते हो? लोएस्क का, टीन का, कोरंडम का। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखते हैं और इसमें क्या पूछा गया है ये देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि जो चंद्रपुर सीरीज की मोटाई है वो कितनी है, जो महानदी घाटी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो चंद्रपुर सीरीज याद रखना है, ठीक है, चंद्रपुर सीरीज से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रपुर सीरीज की मोटाई कितनी है, ये पूछा गया है, ठीक है। चंद्रपुर सीरीज की मोटाई कितनी है, ये प्रश्न आपको पूछा गया है, जो महानदी घाटी के उत्तर में स्थित है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि चंद्रपुर सीरीज जो है ना, ये महानदी घाटी के उत्तर में स्थित है। कहाँ? तो महानदी घाटी के उत्तर में, ठीक है, महानदी घाटी के उत्तर में ये स्थित है। और इसकी मोटाई आपको, ठीक है, महानदी घाटी के उत्तर में स्थित है और इसकी मोटाई, ठीक है, मोटाई का वैल्यू आप याद रखेंगे 304.8 मीटर। कितना? तो 304.8 मीटर, ये क्या है, इसकी मोटाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। और साथ में महानदी घाटी में, ठीक है, महानदी घाटी में जो रायपुर सीरीज है, यहाँ इसकी मोटाई के बारे में पूछा गया है, ठीक है। महानदी घाटी में, कहाँ? तो महानदी घाटी में, ठीक है, रायपुर सीरीज में, रायपुर सीरीज में इसकी मोटाई कितनी है, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो होगा 609.6 मीटर। कितना? तो 609.6 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ और याद रखना है ना, चिल्पी घाटी से संबंधित कुछ चीज़ें मैंने यहाँ बताई थी। देखिए चिल्पी घाटी की जो मैं याद रखेंगे, ठीक है,
चिल्पी घाटी में आप याद रखेंगे नीच सेल समूह आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। इस वाले भी है ना धरवाड़ क्रम की चट्टानों में भी आपको नीच देखने को मिलता है, ठीक है, नीच देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि धरवाड़ चट्टान का क्रम भी ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, धरवाड़ क्रम का चट्टान भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना है चिल्पी घाटी में। चिल्पी घाटी में भी है ना आप धरवाड़ क्रम की चट्टानों को देख पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, साथ ही दंतेवाड़ा तहसील है ना, दंतेवाड़ा तहसील में धरवाड़ सेलों के बड़े समूह को दिखेंगे, ठीक है। इसमें दंतेवाड़ा तहसील में है ना, दंतेवाड़ा में, ठीक है, इसके जो है किसके तो धरवाड़ क्रम की चट्टानों के सेल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ये पूरी बातें किसके लिए हो गई, तो याद रखेंगे धरवाड़ क्रम की चट्टानों के लिए। इतनी चीज़ें आप पहले याद रखेंगे। पहले क्या है कि आर्कियल सेल समूह के बाद आपको क्या देखने को मिला कि आर्कियन सेल समूह ही नीच और शिष्ट के अपर्दन के फलस्वरूप क्या बना है, धरवाड़ क्रम की चट्टानें बनी है। इसको 3 सीरीज में आप विस्तार देखते हैं, जिसमें दुर्ग संभाग की जो चिल्पी घाटी इसके अंतर्गत आता है, साथ ही रायपुर संभाग का जो सोनाखान क्षेत्र में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है, और बस्तर क्षेत्र का जो लो एस्को वाली सीरीज है ना, बीजापुर और बीजापुर का उत्तरी इलाका नारायणपुर, उस क्षेत्र में भी आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद हम लोग जब प्राकृतिक इसका क्या किए विभाजन किए, तो वहाँ पे आपको पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र में जो बलरामपुर जिला है, बलरामपुर जिला का वाड्रफ नगर और रामानुजगंज में आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं। उसी तरह का छत्तीसगढ़ का मैदान का जो रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और दुर्ग संभाग है, वहाँ भी इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। और दंडकरणी क्षेत्र में याद रखेंगे जगदलपुर, दंतेवाड़ा और साथ ही मोहला, ठीक है, मोहला वाला जो तहसील है वहाँ भी आपको क्या देखने को मिलता है, इसका विस्तार देखने को मिलता है। साथ ही धरवाड़ क्रम की चट्टानें में याद रखेंगे नीच, क्वार्टज और माइका शिस्ट आपको देखने को मिलता है। और यहाँ जो खनिज आपको प्राप्त होते हैं वो है लोह अयस्क, टीन और कोरंडम। खनिजों के मामले में धरवाड़ क्रम की चट्टानों को संपन्न माना जाता है, ठीक है। और चंद्रपुर सीरीज की मोटाई याद रखेंगे धरवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है, और महानदी घाटी के उत्तर में 304.8 मीटर आपको देखने को मिलता है। उसी प्रकार रायपुर सीरीज की मोटाई 609.6 मीटर आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपका कडप्पा सेल समूह के बारे में देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने धरवाड़ सेल समूह पढ़ा, उसके पहले आर्कियन सेल समूह पढ़े थे। अब हम लोग कडप्पा सेल समूह के बारे में देखते हैं, ठीक है। किसके बारे में, तो कडप्पा सेल समूह के बारे में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कडप्पा सेल समूह के बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि कडप्पा सेल समूह का निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ना, ये पूछा गया है कि कडप्पा सेल समूह का निर्माण कैसे हुआ है, तो ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से। सबसे पहले तो याद रखना है ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से, ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। उसी प्रकार आपको प्रश्न अगर ऐसा पूछा जाएगा कि कडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसका नाम कडप्पा कैसे पड़ा, ठीक है। कडप्पा सेल समूह का सर्वाधिक विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलता है और इसका नाम कैसे पड़ा, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में कुडप्पा क्षेत्र, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो कुडप्पा क्षेत्र है उसी के नाम पर, है ना, आंध्र प्रदेश का जो कुडप्पा क्षेत्र है उसी के नाम पर इस सेल समूह का नाम कडप्पा पड़ा है, ठीक है। और कडप्पा सेल समूह की प्रकृति से संबंधित अगर चीज़ें पूछी जाएंगी तो आपको याद रखना है अवसादी क्रम का। कौन सा, तो अवसादी क्रम का है, ठीक है। कौन सा है, तो अवसादी क्रम का। चलिए अब देखिए कडप्पा सेल समूह का विस्तार जो है छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में, महानदी बेसिन में और रायपुर उच्च भूमि में, साथ ही पूर्वी बस्तर और पश्चिमी बस्तर में देखने को मिलता है। तो इसका विस्तार जो है, ठीक है, कडप्पा सेल समूह का विस्तार आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ के मैदान में। कहाँ, तो छत्तीसगढ़ के मैदान में, ठीक है। अगला आपको देखने को मिलता है जो महानदी बेसिन है उस क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ, तो महानदी बेसिन वाले क्षेत्र में, ठीक है। और देखिएगा रायपुर उच्च भूमि क्षेत्र में। कहाँ, तो रायपुर उच्च भूमि क्षेत्र में, और साथ ही पूर्वी बस्तर और पश्चिमी बस्तर के क्षेत्र में भी आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। पूर्वी बस्तर और पश्चिमी बस्तर क्षेत्र में भी इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है, ठीक। चलिए अब देखिए कडप्पा का वितरण जो है ना, 2 तरीके से यहाँ पे किया गया है। एक उत्तरी कडप्पा, ठीक है,
उत्तरी कडप्पा और एक होता है दक्षिणी कडप्पा। ठीक, इसका वितरण जो आप रखेंगे कडप्पा सेल समूह के बारे में, एक उत्तरी कडप्पा और दूसरा होता है दक्षिणी कडप्पा। ठीक है, उत्तरी कडप्पा के बारे में याद रखेंगे। उत्तरी कडप्पा आपको देखने को मिलेगा सारंगगढ़ और रायगढ़ क्षेत्र में। कहाँ? तो सारंगगढ़ और रायगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, सारंगगढ़ और रायगढ़ क्षेत्र में आपको उत्तरी कडप्पा है ना सेल समूह देखने को मिलता है। और साथ ही इसका रंग पूछा जाएगा, है ना, तो उत्तरी कडप्पा जो सारंगगढ़ और रायगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलता है, इसका रंग है जामुनी और लाल। क्या यार रंग याद रखना है? जामुनी और लाल रंग का ये दिखता है। ठीक है, जामुनी और लाल रंग का ये क्या होता है? आपको दिखता है। ठीक है, और निचली कडप्पा देखिए, ये शक्ति है ना, शक्ति तहसील क्षेत्र के आसपास आपको देखने को मिलता है। ठीक, वर्तमान में जिला है ना, शक्ति जिले में आपको ये क्या होता है, इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, और ये सैल और चूना पत्थर के रूप में मिलते हैं। कैसे? तो सैल व चूना पत्थर के रूप में मिलते हैं। ठीक है, सैल व चूना पत्थर के रूप में क्या होता है? आपको दिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और याद रखेंगे कडप्पा सेल समूह में जो खनिज है ना, खनिज से संबंध पुस्तक कौन से खनिज यहाँ प्राप्त होता है, तो खनिज के बारे में आप याद रखेंगे चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर, डोलोमाइट। ठीक है, चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टज। ठीक है, चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टज आपको इसके है ना खनिज क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टज जो है आपको देखने को मिलते हैं किसमें? तो आपको याद रखना है कडप्पा सेल समूह में। ठीक है, किसमें? तो आपको याद रखना है कडप्पा सेल समूह में। अब कडप्पा सेल समूह में है ना आप कुछ चीज़ें याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे है बालोद। ठीक है, बालोद जिला में आपको याद रखना है। ठीक है, कडप्पा सेल समूह संबंधित जो बालोद जिले में आपको चीज़ें याद रखनी है कि बैगनी रंग का है ना बलुआ पत्थर। ठीक है, कौन से रंग का? तो बैगनी रंग का, बैगनी रंग का बलुआ पत्थर आपको दिखता है। ठीक है, बैगनी रंग का बलुआ पत्थर। ठीक है, ये संबंधित किससे है? तो कडप्पा सेल समूह से। ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा? तो याद रखेंगे संजारी बालोद वाले क्षेत्र में। कहाँ? तो संजारी बालोद वाले क्षेत्र में। ठीक है, और देखिए इसके अंदर में आप लोगों ने यहाँ पे देखा जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टज है ना, ये चीज़ें इसमें क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगला सेल समूह देखते हैं, विंध्याचल सेल समूह या विंध्य सेल समूह। ठीक है, क्या? तो विंध्य सेल समूह। ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि जो कडप्पा संरचना है, ठीक है, इसके अवसादीकरण और निक्षेपीकरण के तदुपरांत हमें क्या हुआ है? विंध्य संरचना का विकास हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा है? कडप्पा सेल समूह। ठीक है, कडप्पा संरचना के उपरांत ही, ठीक है, कडप्पा संरचना के उपरांत ही अवसादीकरण। ठीक है, क्या? तो अवसादीकरण और निक्षेपीकरण। ठीक है, अवसादीकरण और निक्षेपीकरण के फलस्वरूप आपको विंध्य सेल समूह का निर्माण या बनावट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और याद रखेंगे कि जो विंध्य संरचना कैसी होती है, तो आपको याद रखना है लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित संरचना है। ठीक है, देखिए जो विंध्य सेल की संरचना कैसी होती है, तो लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित इसकी संरचना होती है। ठीक है, और चूना पत्थर से निर्मित क्या होती है? संरचना होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में देखते हैं इसका विस्तार कहाँ पर है। ठीक है, विंध्याचल का विस्तार आपको किन स्थानों में देखने को मिलता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कांकेर। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे याद रखेंगे कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर। ठीक है, और इसी में एक दो नाम आपको याद रखना है, गुंडरदेही और खैरागढ़। ठीक है, तो विंध्य सेल समूह का विस्तार आपको कांकेर, कोंडागांव और जगदलपुर के आसपास में देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही
इसकी जो सेलें आपको रायगढ़ क्षेत्र में मिलती हैं, ठीक है, विंध्य सेल की अगर कोई भी सेलें आपको रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत दिखेंगी, ठीक है, रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत क्या होती हैं, दिखती हैं, तो इसका रंग पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है ना, बैगनी और हरा। क्या? तो बैगनी और हरा, ठीक है, बैगनी और हरा रंग का आपको दिखता है, ठीक है। विंध्य सेल में रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत इसकी सेलें आपको अगर निर्मित दिखती हैं तो उसका रंग जो है बैगनी और हरा रंग का होता है। कौन सा? तो बैगनी और हरा रंग का रहता है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, और साथ ही महादेव पाली, ठीक है, महादेव पाली जो सीरीज़ है, याद रखेंगे, महादेव पाली जो सीरीज़ आपको चट्टानों की सीरीज़ देखने को मिलती है, इसका संबंध किससे? तो याद रखना है विंध्यन सेल से है, और इसकी जो लंबाई है वो 30 मीटर है। लंबाई कितनी है? 30 मीटर है, और चौड़ाई आपको 9 मीटर, है ना, 9 मील देखने को मिलता है। ठीक, देखिए लंबाई जो है ये 30 मील, ठीक है, 30 मील लंबा है, और चौड़ाई जो है, ठीक है, चौड़ाई जो है आपको याद रखना है 9 मील लंबा है ना, चौड़ाई जो है 9 मील होता है। देखिए महादेव पाली जो सीरीज़ है ना, सेलों की जो सीरीज़ है, इसकी लंबाई आपको याद रखना है 30 मील है, और चौड़ाई जो है 9 मील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है गोंडवाना सेल समूह के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? तो गोंडवाना सेल समूह। ठीक, गोंडवाना सेल समूह में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखते हैं। इसका निर्माण किस तरीके से हुआ, सबसे पहले ये देखें। ठीक है, निर्माण किस तरीके से हुआ है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो आपको याद रखना है जो नदियों से जो अवसाद के रूप में जमे हुए वनस्पति और जीवों के अवशेष है ना, नदियों से, ठीक, नदियों के अवसाद रूप से, ठीक, अवसादी रूप से जो जमे हुए वनस्पति हैं, है ना, जमे हुए वनस्पति और साथ ही जो जीव अवशेष हैं, ठीक है, जीव अवशेष हैं, उससे गोंडवाना सेल समूह का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसका विस्तार से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और इसका विस्तार है सरगुजा बेसिन में। ठीक है, गोंडवाना सेल समूह का विस्तार आपको देखने को मिलता है ना, सरगुजा संभाग में। कहाँ? तो सरगुजा संभाग में। ठीक है, सरगुजा बेसिन के अंतर्गत, है ना, ये आपको देखने को मिलता है। और इसके जो मुख्य खनिज है, गोंडवाना सेल समूह का जो मुख्य खनिज होता है, आपको याद रखना है कोयला। ठीक है, आपको याद रखना है कोयला। ठीक है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, और महादेव घाटी के जो आसपास में अगल बगल का जो क्षेत्र होता है, उसी के अंतर्गत, इस सेल समूह के अंतर्गत आपको क्या मिलता है? कोयला मिलता है। ठीक है, देखिए ये भी इसका भी वितरण जो है 3 अलग अलग प्रकार से किया गया है। ऊपरी गोंडवाना, जिसको अपर गोंडवाना के नाम से जाना जाता है ना, ऊपरी गोंडवाना जिसको अपर गोंडवाना के नाम से जाना जाता है, यह है क्षेत्र है जनकपुर, मनेंद्रगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर और सूरजपुर। इन सभी जगहों पर आपको याद रखना है कोयला खनिज प्राप्त होता है। साथ ही इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो मध्य गोंडवाना है ना, गोंडवाना का 3 वितरण आपको छत्तीसगढ़ में क्या होता है? देखने को मिलता है। ठीक, छत्तीसगढ़ में तो 2 ही वितरण देखने को मिलता है, लेकिन गोंडवाना सेल समूह का आपको याद रखना है 3 वितरण होता है, जिसमें जो एक अपर गोंडवाना है, जनकपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और बैकुंठपुर, ये क्षेत्र में इसका विस्तार है। मध्य गोंडवाना का, ठीक, जो दूसरा होता है मध्य गोंडवाना, ठीक है, तो दूसरा होता है मध्य गोंडवाना, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में है ही नहीं। ठीक है, इसका विकास ही छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, आपको याद रखना है। जो मध्य गोंडवाना क्षेत्र है, इसका विकास ही छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, ये आपको याद रखना है। और निचली गोंडवाना के अंतर्गत जो है लोअर गोंडवाना वाला क्षेत्र आता है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, साथ ही कटघोरा, कोरबा, खरसिया, रायगढ़ जिले में मान नदी घाटी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में आपको गोंडवाना सेल समूह का जो लोअर हिस्सा है ना, लोअर गोंडवाना, वो आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा चीज़ों को कि अवसादी क्रम, ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें एक बार क्या हो गई थी। तो देखिए जो कडप्पा सेल समूह है, आपको याद रखना है कि ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से क्या होता है? निर्मित हुआ है। साथ ही आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र, कहाँ? तो याद रखना है आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र के, है ना, नाम पर इसका नामकरण किया गया है। दूसरी बातें याद रखनी है कि अवसादी क्रम, ठीक है, अवसादी क्रम के साथ आगे हम लोग जब बढ़ते हैं इसी में, तो देखते हैं कि विस्तार कहाँ है। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ के मैदान में, महानदी बेसिन में,
रायपुर उच्च भूमि में पूर्वी बस्तर और पश्चिमी बस्तर में आपको कडप्पा शैल समूह का विस्तार देखने को मिलता है। साथ ही कडप्पा शैल समूह का वितरण जो है उत्तरी कडप्पा और दक्षिणी कडप्पा के नाम पे किया गया है, जिसमें उत्तरी कडप्पा आपको देखने को मिलता है सारंगगढ़ और रायगढ़ के क्षेत्र में, ठीक है। और उत्तरी कडप्पा का जो पहचान है उसको आप जामुनी और लाल रंग के जो शैल समूह है उससे पहचान सकते हैं। साथ ही ठीक है, जो दक्षिणी कडप्पा है ये जो है आपको शक्ति क्षेत्र में देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको शैल और चूना पत्थर इससे क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। साथ ही कडप्पा शैल समूह से आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है, कि इसमें कौन सा खनिज आपको प्राप्त होता है, तो याद रखना है चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टर जो है कडप्पा शैल समूह से क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। कडप्पा शैल समूह से क्या होता है, तो प्राप्त होता है, ठीक। अभी कुछ चीज़ें और बची हुई हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, अभी कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके बाद इसका कडप्पा शैल समूह का विस्तार आपको बालोद है ना, बालोद का जो संजारी क्षेत्र है, संजारी बालोद, ठीक है, यहाँ पर आपको, ठीक है, संजारी बालोद क्षेत्र में देखने को मिलता है। बलुआ पत्थर और लाल रंग का होता है, ठीक है, बलुआ पत्थर लाल रंग का यहाँ पे दिखने को मिलेगा। उसके बाद जो विंध्यन शैल है इसकी संरचना आपको देखिए किस प्रकार प्राप्त होती है। तो कडप्पा की संरचना के जो अवसादीकरण की, मतलब जो पहले कडप्पा का संरचना था वो क्या होता है, उसका अवसादीकरण और निक्षेपीकरण के परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप आपको विंध्य शैल जो है प्राप्त होता है। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर इसकी संरचना है, ठीक है। और किस तरीके की संरचना, तो आपको याद रखना है लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की क्या होती है, विंध्य शैल जो संरचना होती है। और विंध्य शैल का विस्तार आपको कांकेर, कोंडागांव और जगदलपुर में देखने को मिलता है। साथ ही इसका क्षेत्र आपको है ना, रायगढ़ क्षेत्र में इसमें आपको देखने को मिलता है विंध्य शैल का, ठीक है। विंध्य शैल को आपको रायगढ़ क्षेत्र में भी देखने को मिलता है और इसकी पहचान आप बैगनी और लाल रंग के जो स्लेट है या जो बैगनी और लाल रंग का जो शैल है उसे कर सकते हैं। साथ ही महादेव पाली सीरीज जो है याद रखेंगे, ये संबंधित किससे है, तो विंध्य शैल से, और इसकी लंबाई होती है 90 मील, इसकी लंबाई याद रखेंगे आप 30 मील और चौड़ाई जो है 9 मील, ठीक है। तो महादेव पाली सीरीज ये संबंधित किससे है, तो विंध्य शैल से, और इसकी लंबाई याद रखेंगे 30 मील है और चौड़ाई जो है 9 मील है। उसी प्रकार जो गोंडवाना शैल समूह है इसका निर्माण जो है, नदी क्या होता है, अपने साथ बहा के बहुत सारी अवसादी रूप में जमे हुए वनस्पति है ना, पेड़ पौधे के बहुत छोटे छोटे चीज़ों को, ठीक है, लाता है और साथ ही जो जीव अवशेष है उसको लाता है और उन सभी के अवसादी के उपकरण के फलस्वरूप निर्माण होता है गोंडवाना शैल समूह का। और इसका विस्तार आपको सरगुजा बेसिन के अंतर्गत देखने को मिलता है। और गोंडवाना शैल समूह में आपको याद रखना है जो कोयला खनिज है ये प्रमुख रूप से है ना, इसका क्या मुख्य खनिज है, प्राप्त होता है। और इसी में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसके जैसे सरगुजा बेसिन में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बैकुंठपुर, प्रतापपुर, यहाँ पर आपको कोयले का भंडार देखने को मिलता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि इस शैल समूह में आपको कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। साथ ही इसका वितरण जो है 3 प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे कि ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और दक्षिणी गोंडवाना, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे जो मध्य गोंडवाना है इसका विकास छत्तीसगढ़ में हुआ ही नहीं है। जो मध्य गोंडवाना के बारे में आपको याद रखना है कि इसका विकास जो है छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये तो हो गया गोंडवाना शैल समूह के बारे में। अब हम लोग ढक्कन शैल समूह के बारे में देखते हैं, ठीक। अब हम लोग ढक्कन शैल समूह के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए अब ढक्कन शैल समूह से संबंधित जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए कि ढक्कन शैल समूह का निर्माण कैसे हुआ, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए लिखा है मेसोजोइक कल्प के क्रिस्टेशियस युग में शांत दरारी प्रकार के ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा विशाल चट्टानों से निर्मित संरचना है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कडप्पा संरचना के अवसादीकरण व निक्षेपीकरण से विंध्य संरचना का विकास हुआ है, ठीक है। और अगला ऑप्शन है ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से ढक्कन ट्रेप शैल समूह का विकास हुआ है। और अगला ऑप्शन देखिएगा नदियों के अवसादों के रूप में युगों से जमे वनस्पति एवं जीवों के अवशेष से, ठीक है। तो याद रखिएगा ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है ढक्कन शैल समूह के बारे में कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा इसका विकास हुआ है, ठीक है। ज्वालामुखी प्रक्रिया,
ठीक, ज्वालामुखी प्रक्रिया में जो बेसाल्ट, ठीक है, चट्टान से ये क्या हुआ है, निर्मित हुआ है। ठीक, ढक्कन स्थल समूह के बारे में आपको याद रखना है। ज्वालामुखी प्रक्रिया में, किसमें, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया में बेसाल्ट चट्टान से ये क्या होता है, निर्मित होता है। अब इससे कुछ चीज़ें देखिए, जैसे मेसोजिक कल्प के क्रिस्टेटस युग में, तो आपको उस समय को याद रखना है मेसोजोइक, क्या, तो मेसोजोइक कल्प, ठीक है, मेसोजोइक कल्प के क्रिटेशियस युग में, कौन से, तो क्रिटेशियस युग में जो शांत दरार घाटी है, ठीक है, आपको दो चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक, पहली चीज़ तो याद रखनी है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया में बेसाल्ट चट्टानों से क्या हुआ है, निर्मित हुआ है। दूसरा जो है मेसोजोइक कल्प में जो क्रिटेशियस युग में शांत दरार घाटी से ये क्या हुआ है, निर्मित हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार इसका, ठीक, जैसे कि निर्माण यहाँ पे देख पाते हैं बेसाल्ट चट्टान में जो लावा, ठीक है, तो इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको मेसोजिक कल्प के बारे में याद रखना है, और युग आपको याद रखना है क्रिटेशियस युग, और ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया में होता क्या है, ठीक है, जो क्षेत्र होता है ज्वालामुखी क्षेत्र जमीन के अंदर, वो क्या करता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह में विस्फोट कर जाता है, और वहाँ जो है ज्वालामुखी से निकलने वाले अपशिष्ट जैसे गैस, धूल कण, ठीक है, या उसका लावा क्या है, जम जाता है, उसी को यहाँ पे क्या, बेसाल्ट चट्टान में लावा से इसका निर्माण हुआ है, ऐसा क्या कहा जाता है, बताया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और इसका विस्तार आपको याद रखना है। ठीक है, इसका विस्तार, तो इसके विस्तार में आपको याद रखेंगे मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी का जो हिस्सा है, इसका विस्तार जो है ढक्कन शैल समूह से हुआ है। साथ ही ये जो है कबीरधाम है ना, कबीरधाम, कोरबा, ठीक है, ये क्षेत्र में इसका ढक्कन शैल समूह का विस्तार है, और साथ ही एक दूर क्षेत्र जसपुर में भी इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए ढक्कन शैल समूह का विस्तार आप लोगों ने देखा मैकल पर्वत श्रेणी जो कबीरधाम का एरिया है उस क्षेत्र में, और साथ ही उसे सटा हुआ कोरबा में, और दूर क्षेत्र में देखने को मिलेगा तो जसपुर क्षेत्र में भी आपको ढक्कन शैल समूह का विस्तार जो है देखने को मिलता है। अब देखिए ढक्कन शैल समूह में आपको याद रखना है या कौन से खनिज पदार्थ आपको प्राप्त होगा, तो खनिज पदार्थ में बक्साइट जो है ढक्कन शैल समूह का मुख्य खनिज है ना। ढक्कन शैल समूह का मुख्य खनिज कौन सा है, तो आपको याद रखना है बक्साइट। ठीक है, ढक्कन शैल समूह का मुख्य खनिज कौन सा है, तो आपको याद रखना है बक्साइट। विस्तार आप लोगों ने कहाँ देखा, तो मैकल पर्वत श्रेणी, कबीरधाम क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र, और साथ ही जसपुर के कुछ क्षेत्रों में ये क्या होते हैं, विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, और याद रखेंगे ये जो ढक्कन शैल समूह है, ये जो रूपांतरित होकर, क्या, तो रूपांतरित, ठीक है, ये क्या है, याद रखना है, रूपांतरित होकर इसका परिवर्तन होता है। ठीक है, रूपांतरित होकर ये किसमें आता है, तो लमेटा या लेटेराइट में। ठीक है, रूपांतरित होकर ये लमेटा या लेटेराइट शैल समूह में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, ढक्कन शैल समूह के बारे में याद रखना है, रूपांतरित होकर ये लमेटा या लेटेराइट शैल समूह में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, या उसी में क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है, उसमें बदल जाता है। ठीक है, और चलिए देखिएगा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि अबुझमाड़ क्षेत्र में है ना, अबुझमाड़ क्षेत्र कहाँ, तो आपको याद रखना है नारायणपुर। ठीक, अबुझमाड़ क्षेत्र में जो प्रतापपुर वाला हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पर भी इसका आपको क्या देखने को मिलता है, विस्तार देखने को मिलता है ना। चलिए अब यहाँ पर आप लोगों ने ढक्कन शैल समूह में देखा क्या, तो सबसे पहले तो मेसोजिक कल्प आपको याद रखना है ना। ढक्कन शैल समूह में मेसोजिक कल्प याद रखना है, युग था क्रिटेशियस युग, जब ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई है ना, जब ज्वालामुखी का क्या होता है, दरार घाटी से उद्गम होता है, तो वहाँ क्या होती है ना, लावा बाहर निकलता है, गैस धूल कर बाहर निकलते हैं, उसी को बेसाल्ट चट्टान होती है, उसी से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। साथ ही इसका विस्तार आप मैकल पर्वत श्रेणी, कबीरधाम, कोरबा, जसपुर और सरगुजा के आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं। साथ ही ढक्कन शैल समूह में जो खनिज आपको प्राप्त होता है, मुख्य खनिज, वो होता है बक्साइट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ढक्कन शैल समूह जो है रूपांतरित होकर किस में परिवर्तित होता है, तो आपको याद रखना है लमेटा या लेटेराइट साइट में इसका रूपांतरण होता है। और साथ ही अबुझमाड़ प्रतापपुर क्षेत्र में भी इसका भी शैल समूह आपको देखने को मिलता है।
ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गई भूगर्भिक संरचना के बारे में। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई आज के भूगर्भिक संरचना के बारे में। चलिए ठीक है, इसी में भूगर्भिक संरचना से आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और ठीक है प्राकृतिक विभाजन की कुछ चीज़ें देखते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक विभाजन की कुछ चीज़ें यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग है ना भूगर्भिक संरचना से जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उतने को हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और इसी में देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है, ठीक है, इसके बारे में अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, चलिए देखिएगा छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन है, ठीक है, इसका मैं आपको एक मैप बताता हूँ उसी के आधार पर। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक, देखिए ये आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में जो इसका प्राकृतिक विभाजन में आप देख पाएंगे, यहाँ से यहाँ का जो एरिया है, ठीक है, ये होता है जसपुर सामरी पाट का। किसका? तो जसपुर सामरी पाट का। ठीक है, ये एरिया आप देख पा रहे हैं, ये किसका हिस्सा है? तो आपको याद रखना है जसपुर सामरी पाट का। और साथ ही ये वाला जो हिस्सा किसका है आपको याद रखना है, पूर्वी बघेलखंड का। ठीक है, ये हिस्सा कौन से क्षेत्र का आपको याद रखना है? पूर्वी बघेलखंड का ये जो है ना, पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है उसका ये भाग है। ठीक है, इसी में आगे आप देख पाते हैं ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये जो है महानदी बेसिन का क्षेत्र है। किसका? तो महानदी बेसिन का। ठीक है, महानदी बेसिन का ये जो क्षेत्र है, इसके बाद ये जो बचा हुआ क्षेत्र है ये दंडकारण्य क्षेत्र है। ठीक है, दंडकारण्य का क्षेत्र है। देखिए आप लोगों ने यहाँ पे देखा है ना, जो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में आप देख पाते हैं, इसमें जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार आपको देखने को मिलता है, साथ ही जसपुर सामरी पाट का क्षेत्र देखने को मिलता है। मध्य का हिस्सा जो है महानदी बेसिन का क्षेत्र है और दक्षिण का हिस्सा आपको याद रखना है दंडकारण्य का हिस्सा है। देखिए, और इसमें एक प्रश्न होता है ना, जिसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि छत्तीसगढ़ के उत्तर वाला भाग में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो उत्तर भाग है आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में आपको किसका विस्तार ज़्यादा देखने को मिलता है? तो सतपुड़ा पर्वत का। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, विंध्याचल का नहीं है। ठीक, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलता है, विंध्याचल का जो है आपको मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इन दोनों चीज़ों में आप क्या होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। खैर इसके बारे में हम लोग आगे और भी बातें करेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो जसपुर सामरी पाट है ना, जसपुर सामरी पाट है। ठीक, देखिएगा यहाँ पर जो जसपुर सामरी पाट, ठीक है, जसपुर सामरी पाट में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना होता है तो आपको याद रखना है 6208 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जसपुर सामरी पाट का क्षेत्रफल आपको याद रखना है कितना होता है, तो 6208 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6208 किलोमीटर स्क्वायर। और साथ ही छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल में जो जसपुर सामरी पाट का जो प्रतिशत है ये पूछा गया है, और ये प्रतिशत में कितना होता है तो आपको याद रखना है 4.59%। ठीक है, कुल क्षेत्रफल में जसपुर सामरी पाट का प्रतिशत कितना होता है तो आपको याद रखना है 4.59%। ठीक है, अब देखिए जसपुर का सामरी पाट है
इसके भागों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से भाग ये क्या किए हैं, मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ऊपरी पार्ट। ठीक है, जसपुर सामरी पार्ट में ऊपरी पार्ट देखने को मिलता है, जिसको सामरी पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऊपरी पार्ट को सामरी पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी में इसमें आपको निचली घाट देखने को मिलता है। ठीक है, निचली घाट देखने को मिलता है और निचली घाट को जसपुर पार्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निचली घाट को जसपुर पार्ट के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग केवल जसपुर सामरी पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। साथ ही इसी में आपको कुसमी घाट भी देखने को मिलता है। क्या? तो कुसमी घाट। ठीक है, इसी में आपको है ना कुसमी घाट भी देखने को मिलता है। साथ ही मैन पार्ट भी इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मैन पार्ट भी जो जसपुर सामरी पार्ट है इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में यहाँ पे देखते हैं कि पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है, और पूर्वी बघेलखंड का जो हिस्सा है ये हिस्सा है, साथ ही जसपुर सामरी पार्ट का हिस्सा ये है, महानदी बेसिन का क्षेत्र ये आपको देखने को मिलता है और दंडकारण्य क्षेत्र ये है। उत्तर भाग में याद रखेंगे ज़्यादातर जो हिस्सा है वो सतपुड़ा पर्वत का क्या होता है, हिस्सा होता है। और जसपुर सामरी पार्क का क्षेत्रफल आप देखेंगे तो 6208 किलोमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल होता है। साथ ही इसमें प्रतिशत में याद रखेंगे आप 4.59% जो है कुल क्षेत्रफल का जसपुर सामरी पार्क प्रदेश है। अब देखिए भागों में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो जसपुर सामरी पार्क प्रदेश में किन भागों में है, ये किन किन भागों से मिलकर बना है या कौन कौन से भाग इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ऊपरी पार्ट जिसको सामरी पार्ट के नाम से जाना जाता है, उसके बाद है निचली घाट जिसको जसपुर घाट के नाम से जाना जाता है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कुसमी घाट और मैन पार्ट। इन सभी से मिलकर जो है ना, देखिए जसपुर घाट को निचली घाट कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, जसपुर घाट को निचली घाट कहते हैं, आपको याद रखना है, और मैन पार्ट को भी आपको याद रखना है। इन सब चीज़ों से मिलकर आपका जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश क्या होता है, बनता है। ये हो गया। अब हम लोग पूर्वी बघेलखंड का पठार के बारे में देखते हैं। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, अब देखिए पूर्वी बघेलखंड का जो हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा है, ये हिस्सा है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है कितना होता है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा 21,863 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो पूर्वी बघेलखंड का पठार का क्षेत्रफल कितना होता है तो आपको याद रखना है 21,863 किलोमीटर स्क्वायर। साथ ही कुल क्षेत्रफल का है ना ये कितना प्रतिशत हिस्सा है तो याद रखेंगे 16% कितना 16.16% ये जो है कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है। ठीक है, आप जो है जो पूर्वी बघेलखंड का पठार का क्षेत्रफल कितना है तो याद रखना है 21,863 किलोमीटर स्क्वायर। साथ ही कुल कितना प्रतिशत है तो आपको याद रखना है 16%। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का 16%। और इसके अंतर्गत जिस तरीके से हम लोगों ने अभी पढ़ा था जसपुर सामरी पार्ट में, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं या कौन कौन क्षेत्र मिलकर जसपुर सामरी पार्ट को बनाता है, जैसे कि यहाँ पे ऊपरी पार्ट और सामरी पार्ट है ना, निचली घाट जिसको जसपुर पार्ट बोलते हैं और कुसमी घाट और मैन पार्ट, ये चारों मिलकर जसपुर सामरी पार्ट को बनाते हैं। उसी प्रकार पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत किन किन चीज़ें शामिल हैं और कौन कौन इसके अंतर्गत मिलकर इनको बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कन्हार नदी बेसिन। ठीक है, कन्हार नदी बेसिन का जो क्षेत्र है ये पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। साथ ही रिहंद नदी बेसिन। ठीक है, रिहंद नदी बेसिन ये जो है पूर्वी बघेलखंड पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला आपको देखने को मिलता है चांग भखार देवगढ़ पहाड़ी। ठीक है, चांग भखार देवगढ़ पहाड़ी। ठीक है, चांग भखार देवगढ़ पहाड़ी ये क्षेत्र भी पूर्वी बघेलखंड के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे जो सोहागपुर का क्षेत्र है। ठीक है, जो सोहागपुर क्षेत्र है ये भी क्षेत्र जो है पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए आप लोगों ने यहाँ पे देखा क्या, तो देखिए जो पूर्वी बघेलखंड का क्षेत्र है इसका कुल क्षेत्रफल देख पाते हैं आप लोग 21,863 किलोमीटर। कितना तो 21,863 किलोमीटर है। साथ ही रिहंद नदी बेसिन पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसी में आगे है कन्हार नदी बेसिन, ये भी पूर्वी बघेलखंड पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी में आगे है चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, ये भी आपको ठीक है पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत देखने को मिलता है। साथ ही जो सोहागपुर का क्षेत्र है ये भी पूर्वी बघेलखंड पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। चलिए ये दो बातें हो गई जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश के बारे में और साथ ही पूर्वी बघेलखंड का जो पठार का क्षेत्र है उसके बारे में। चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं महानदी बेसिन के बारे में। ठीक है, ये जो है महानदी बेसिन है ना लगभग 50% हिस्सा होता है। ठीक,
महानदी बेसिन के अंतर्गत चलिए अब यहां पर आप महानदी बेसिन देखते हैं, है ना। ठीक, तो महानदी बेसिन के अंतर्गत आप देख पाएंगे जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 68,064 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, महानदी बेसिन का आप क्षेत्रफल देख पाएंगे ये कितना होता है, तो 68,064 किलोमीटर स्क्वायर आपको याद रखना है। प्रतिशत में आप इसको याद रखेंगे, कुल का 50.34% होता है। ठीक है, प्रतिशत में महानदी बेसिन का क्षेत्रफल आपको याद रखना है, कुल का 50.34% होता है। कितना, तो 50.34%। अब देखिएगा इसके अंतर्गत चीज़ें किस तरीके से बटी हुई हैं। महानदी बेसिन के अंतर्गत आपको छत्तीसगढ़ का मैदान देखने को मिलता है। क्या, तो छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, और साथ ही जो दुर्ग रायपुर संभाग के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है सीमांत उच्च भूमि। क्या देखने को मिलता है, सीमांत उच्च भूमि। ठीक है, सीमांत उच्च भूमि वाला क्षेत्र भी आपको देखने को मिलता है। और इन सभी से मिलकर क्या होता है, आपको महानदी बेसिन क्या है ना, पूरा महानदी बेसिन इन सब क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। या महानदी बेसिन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मैदान का जितने भी क्षेत्र हैं और सीमांत उच्च भूमि के क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए अब छत्तीसगढ़ में मैदान में याद रखेंगे शिवनाथ महानदी दोआब। ठीक है, शिवनाथ महानदी दोआब ये भी किसके अंतर्गत आता है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान में महानदी बेसिन के अंतर्गत। अगला है इसी में शिवनाथ पार का मैदान। ठीक है, अगला क्या है, तो शिवनाथ पार का मैदान। ठीक है, इसके बाद इसी में आप अगला देख पाते हैं, अगला होता है बिलासपुर का मैदान, है ना। किसका मैदान, तो बिलासपुर क्षेत्र का मैदान। ठीक, अगला आप इसी में देख पाएंगे हसदेव मांड बेसिन। ठीक, हसदेव मांड बेसिन भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, हसदेव मांड बेसिन भी छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। साथ ही महानदी पार का सकरा मैदान। ठीक है, महानदी पार का सकरा मैदान। ठीक है, महानदी पार का सकरा मैदान ये भी देखने को मिलता है। ठीक, तो देखिए छत्तीसगढ़ के मैदान में महानदी के बेसिन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल है, तो यहाँ पे याद रखेंगे शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र, है ना। शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र, साथ ही शिवनाथ पार का मैदान, बिलासपुर क्षेत्र का मैदान, हसदेव मांड बेसिन और महानदी पार का सकरा मैदान। ठीक, अब देखिए जो सीमांत उच्च भूमि है इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है मैकल श्रेणी। ठीक है, सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा मैकल श्रेणी। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है मैकल श्रेणी और उत्तरी उच्च भूमि। ठीक है, उत्तरी उच्च भूमि। ठीक है, साथ ही दक्षिणी उच्च भूमि, है ना, साथ ही दक्षिणी उच्च भूमि। और इसी में अगला आपको देखने को मिलेगा जो पूर्वी उच्च भूमि है वो क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी उच्च भूमि का क्षेत्र। ठीक, तो देखिए आप लोगों ने सीमांत उच्च भूमि जो महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है यहाँ क्या चीज़ें देखी, तो जो मैकल श्रेणी है उन क्षेत्रों को आप लोग देखा, उत्तरी उच्च भूमि के क्षेत्र को आप लोगों ने देखा, दक्षिणी उच्च भूमि क्षेत्र को देखा और जो पूर्वी उच्च भूमि है इन क्षेत्रों को भी आप लोगों ने देखा। तो देखिए महानदी बेसिन का क्षेत्रफल आपको याद रखना है 68,064 किलोमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और प्रतिशत में देखेंगे तो कुल क्षेत्रफल का 50-34% ये शामिल है ना। और छत्तीसगढ़ के मैदान में जो महानदी शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र है, शिवनाथ पार का मैदान है, बिलासपुर क्षेत्र का मैदान है, हसदेव मांड नदी बेसिन है और महानदी पार सांकरा मैदान है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। साथ ही जो सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत मैकल श्रेणी, उत्तरी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि और पूर्वी उच्च भूमि भी इसके अंतर्गत आपको शामिल मिलता है। अब एक मात्र क्षेत्र बच गया दंडकारण्य के क्षेत्र। ठीक है, अब एक अंतिम क्षेत्र बच गया दंडकारण्य का क्षेत्र। ठीक है, दंडकारण्य के क्षेत्र में इसका क्षेत्रफल आप लोग याद रखेंगे कितना होता है। ठीक है, दंडकारण्य के क्षेत्र में इसका क्षेत्रफल याद रखेंगे कितना होता है 39,060 किलोमीटर स्क्वायर। कितना, तो 39,060 किलोमीटर स्क्वायर। दंडकारण्य के क्षेत्रफल में आपको याद रखना है कितना होता है, तो 39,060 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका जो प्रतिशत होता है कितना होता है, तो 28-91%। प्रतिशत कितना होता है, तो 28-91%। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र जो है कुल क्षेत्रफल का है ना कितना है, तो आपको याद रखना है 28.91%। कितना, तो 28.91%। ठीक है, दंडकारण्य के क्षेत्रफल में आप इन चीज़ों को याद रखेंगे कि कितना है, तो कुल क्षेत्रफल याद रखेंगे।
ठीक है 39,060 किलोमीटर, और साथ ही प्रतिशत है 98-21%। अब देखिए इसके अंतर्गत गोदावरी है ना, गोदावरी सबरी का मैदान आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है गोदावरी सबरी का मैदान। ठीक है, गोदावरी सबरी का मैदान भी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। और इसके बाद अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है, अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है ये भी इसी के अंतर्गत शामिल है। ठीक, और यहाँ पे है उत्तरी पूर्वी पठार। ठीक है, उत्तर पूर्वी पठार भी, ठीक है, उत्तर पूर्वी पठार भी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ठीक, और दक्षिण का पठार भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, दक्षिण का पठार और कोटरी नदी बेसिन। ठीक है, कोटरी नदी बेसिन, इन सभी से मिलकर जो है दंडकारण्य क्षेत्र क्या हुआ है, बना हुआ है, या दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी चीज़ें क्षेत्र जो है शामिल है। ठीक, तो दंडकारण्य क्षेत्र में आप देख पाते हैं कि दंडकारण्य क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है 39,060 किलोमीटर स्क्वायर है, और कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत में निकालेंगे तो 28-91% है। ये गोदावरी सबरी का मैदान इसके अंतर्गत शामिल है। अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है ना, अबूझमाड़ी जो पहाड़ी है ये भी इसके अंतर्गत आता है। उत्तर पूर्वी का पठार जो तेलंगाना से सटा हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और दक्षिण का पठार साथ ही कोटी नदी बेसिन भी दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, आता है। ठीक है, चलिए मैं आज की क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। जितनी भी चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ी है ना, चाहे प्राकृतिक विभाजन हो या भूगर्भिक संरचना, इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और बार बार पढ़ें। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन में जो चीज़ें एग्जाम के दौरान गलत होती हैं, ठीक है, उसकी जो पॉसिबिलिटी हो कम हो, और बार बार रिविजन करने से या चीज़ें क्या हो आपको कंठस्थ होती जाए और जो भूलने की समस्या वो ना हो। ठीक है, चलिए मैं आज को कंप्लीट करता हूँ आज की क्लास को, फिर देन कल आने वाले समय में है ना नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा।